hope all well and having great time, and hope you are getting a lot of information and knowledge about the game. So आज हम बात करने वाले हैं जो ये डालीमा चल रही है जावी फर्नांडिस की, जो ग्रेट प्लेयर बार्सिलोना एंड स्पेन एंड फैंटास्टिक कोच, ही परफॉर्म्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड तो उन्होंने अप्लाई किया है या नहीं किया है ये अलग क्वेश्चन मार्क है. सो उसमें मैं थोड़ा यही बताना चाह रहा हूँ कि अभी उसको भी लगा होगा जैसे वो आया कि ही फॉलो एंड टॉक टू स्पेनिश कोचेज़. ये लॉट ऑफ स्पेनिश कोचेज़ हैं हमारी कंट्री में और कोचिंग कर रहे हैं आईएसएल में. सो उसने देखा कि जैसे जो टॉप हब्स हैं, मेन हब्स हैं इंडिया में, कलकत्ता, केरला, गोवा, और वहाँ का क्राउड देखा, पैशन देखा, और उसने सोचा होगा कि हाँ भाई ये तो जैसे पॉलिटिशियन दिखाते हैं हमारे कंट्री को कि हम 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं एंड वी आर ट्राइंग टू अचीव थर्ड, टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. सो भाई इंडिया तो रिच कंट्री है एंड देन डेफिनेटली आई विल गेट ए चांस देयर टू परफॉर्म. सो बट यहाँ तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, अपने पॉलिटिशियन सब मूर्ख बना रहे हैं जनता को और चल रहा है ये देश. सो बहुत ये अजीब गरीब बात है ये हमारा सिस्टम. मैं आई एम नॉट अगेंस्ट टू एवरीबडी ट्राइंग देयर बेस्ट लिमिटेशंस. सो सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं. सो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे एएफएफ में भी सब फुटबॉलर आ गए हैं और वो आ तो गए हैं पर वो डिसीजन ले रहे हैं टू बी ऑनेस्ट साइड, बिकॉज आई नो देम, ऑल ऑफ देम, दे प्लेड अंडर मी and we played together and they were really very jolly good fellow and very good human beings. बट मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ डिसीजन कोई और लेता है और ना जो बिल फटता है वो फुटबॉल प्लेयर के नाम पे होता है. सो ये हमारा सिस्टम रन करने का तरीका है. सो चाहे हमारा वो पॉलिटिकल सिस्टम हो कंट्री का और या एएफएफ का, सो वही सेम सिचुएशन है. एंड देन एट लास्ट हम घूम फिर के आ जाते हैं कि गुड, एटलीस्ट दिस टाइम दे हैव इंक्लूडेड खालिद नेम. सो उसमें भी मैं थोड़ा बात करूँगा कि इतनी जल्दी मची है जो भी यूट्यूबर्स बात करते हैं. अभी मैं देख रहा था कि वो सोडी भाई हैं अपने, वो भी बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं. तो ही वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं अरे जावी हैज़ अप्लाइड एंड मैं 3 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ. सो तो वेरी एक्साइटिंग एवरीबडी एंड एवरी फैंस. लेकिन जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसा किल करता है कि अभी वो धनराज धुर्वे को भी मैं देखता हूँ, बेचारा पहले वो बहुत जोश में रहता था, कम ऑन इंडिया, ये यहाँ फ्लैग लेके जा रहा है, वहाँ फ्लैग के लेके जा रहा है, एंड देन दे रियली लव द गेम एंड द कंट्री कि चलो हम कुछ देश के लिए करते हैं. एंड देन अभी मैं देखता हूँ तो वो मोस्टली फॉरेन के वीडियो बनाता है एंड लुक्स वेरी डिजेक्टेड. सो that's the sad part of it, because this all YouTubers giving great contribution to the country Indian football and giving knowledge, awareness, information, and कुछ ऐसे भी हैं कि जो अपनी तरफ से सब कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको मालूम नहीं है कि भाई टैक्टिकल गेम अलग होता है. तो उससे रिलेटेड ये है कि अभी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हाँ हमको एक कोच ऐसा ढूंढना चाहिए जो हमको एशिया कप में क्वालिफाई है. हाँ उसके बाद जादू की छड़ी है कि वो घुमाए और हो जाए. सो भाई ऐसा नहीं होता है कोचिंग में भी. सो इट विल टेक टाइम. सो वी हैव टू सी दैट कि कौन कोच कितना टाइम दे सकता है. तो अभी मैं जस्ट ये स्टडी कर रहा था अपना कोचिस का. सो उसमें अभी जैसे खालिद का नाम लिया है उन्होंने कि खालिद को ले लिया है. सो अभी आप लोग को मालूम है कि खालिद जब इससे पहले 2 इंस्टिंग तो जमशेदपुर से पहले, सो ही बिकम वो आईएसएल में असिस्टेंट थे तो परफॉर्म नहीं कर पाए. फिर उन्होंने बेंगलोर यूनाइटेड को 2nd डिवीज़न की टीम को लिया, वो वहाँ वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए. उसके बाद वो नेपाल गए, देन वहाँ पर भी वो सक्सेसफुल नहीं आया. और फिर जो जमशेदपुर में हैं वहाँ पर अपने सब मुंबई वाले हैं मैनेजमेंट में. सो उन्होंने देखा कि भाई हमने भी फॉरेन कोच को देख लिया है परफॉर्म करके, तो वाई नॉट, ही पुट हिज बेस्ट एफर्ट ऑलवेज. सो वी गिव हिम चांस and then he always put his best effort and then he succeed. So आज सब जगह खालिद खालिद बोल रहे हैं लेकिन उससे पहले का उसका देखो कि उसने कितना स्ट्रगल किया, कितने चैलेंजेस लिए. तो इट विल टेक टाइम फॉर द कोचेस टू बिकम सक्सेसफुल. अभी दूसरे वो कॉन्स्टाइन है, अभी उसमें भी मैं बात करता हूँ कि वो इंडिया के 4-5 साल कोच थे और उन्होंने दिखा रहे थे यूट्यूबर्स की उनका रैंकिंग 172 से वो 100 तक लेके आ गए और बहुत ही अच्छे कोच हैं, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है.
भाई इतने अच्छे कोच हैं, फिर यूरोप में क्यों नहीं मिला उनको चांस, क्यों पाकिस्तान में घूम रहे, और पाकिस्तान की टीम को क्या करवा दिया आपने। सो ये रियल सिचुएशन है, आप ये रिकॉर्ड देख लेते और उसके बेस में अगर आप सेलेक्ट करने लग गए, सो सक्सेस मिलने वाली नहीं है। तो ये सिस्टम, और तीसरे कोच की तो बात ही छोड़ दो, वो तो अभी जैसे ये भी बोल रहे हैं, मेरे को भी लगता है कि नाम के लिए रख लिया है उसको, कि उसने वहाँ परफॉर्म किया, उसको यहाँ की ज़ीरो नॉलेज है, उससे सिंपली यही उससे अच्छा तो डिसीजन इनके लिए लेना था, सरजी और हब्बास के लिए। एटलीस्ट वो इतने सालों से यहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं और हमारे सामने कोचिंग कर रहे हैं, दे नो अबाउट प्लेयर्स, दे नो अबाउट कल्चर, दे नो द कंडीशन ऑफ Indian football, so they definitely will be better contender, and then you compare and decide. So ये कोचिंग फिलॉसफी की थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे दिया। तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ भाई हमको सोचना चाहिए कि आए और वो जादू की छड़ी चलाए, 4-5 दिन में कोचिंग करे और फिर एशिया कप के लिए हम क्वालिफाई हो जाएं। तो दूसरी कंट्री क्या मूर्ख हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना एफर्ट डाल रहे हैं अपने देश को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि फुटबॉल इज़ अ वेरी कॉम्पिटेटिव गेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। छोटी छोटी टीम में भी अपनी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करती है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो। सो वो टीमें भी अपना बेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी दे के अपनी कंट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। और हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से, आई एम ऑलवेज, मैं एनालाइज करके यही समझ में आया मेरे को तो कि हमारा सिस्टम ही बहुत गलत है, कुछ करेक्ट हो ही नहीं रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट की साइड से ले लो, चाहे एफएफ की साइड से ले लो। अभी ये रिलेटेड है इसलिए मैं बात करता हूँ कि अभी मैं कोचिस, सो आई ट्राई टू फाइंड, मैं देख रहा था कि पहले कोचिस का डिटेल था एएफएफ साइट और एएफएफ पोर्टल में, लेकिन अभी मेरे को दिखा ही नहीं वो। सो मैंने ट्राई टू फाइंड आउट, सो कहते नहीं वो तो अपडेट हो रही है, तो इतने कितने सालों से अपडेट हो रही है वो मालूम नहीं। सो देन अदर सोर्सेज आई ट्राई टू फाइंड आउट एंड देन आई कम टू नो कि 63 कोचेज़ हैं हमारे पास प्रो लाइसेंस, और मोर देन 300 कोचेज़ है ए लाइसेंस। सो आई फील प्राउड कि यार 140 करोड़ की पॉपुलेशन में मैं 63 में आता हूँ। सो आई फील प्राउड फॉर इट, एंड सेम वे फॉर द कोचेज एज वेल एंड विद द प्लेयर्स ऑल्सो। सो ये प्राउड मोमेंट होता है। तो एक ऐसा कुछ कॉलम होना चाहिए जो वहाँ पर मेंशन करे इन प्लेयरों को, तो देख के हम भी ऑल्सो फील प्राउड, एंड देन अदर यंग जनरेशन के बच्चे भी इसको देख के मोटिवेट हों और फील प्राइड, एंड देन डेफिनेटली दे पुट बेस्ट एफर्ट और आगे अपने कैरियर बनाएं। अभी हमारा इसमें मैं बता रहा हूँ, बॉम्बे में इतना अच्छा उन्होंने हॉल ऑफ फेम बनाया, मैं गया तो उन्होंने बुलाया था मेरे को। सो विद द लिमिटेड रिसोर्सेज कितना अच्छा विजन है उन्होंने वहाँ उसका बताया, और मैं जब वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना सुधाकर राणे और बैनर्जी अंडर द लीडरशिप ऑफ आदित्य ठाकरे। सो बहुत फुटबॉल हो रहा है, बहुत फुटबॉल हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक वहाँ पर बिजी रहता है ग्राउंड, कभी यूथ, कभी वोमेंस, कभी लीग, एंड पर द क्वालिटी ड्रॉप हो गई है। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि क्वालिटी ड्रॉप हो गई बिकॉज ऑफ सिस्टम का लकूना है कि इतनी जो कॉरपोरेट टीम्स थी सब एक एक करके बंद हो गई, महिंद्रा, एयर इंडिया, ओएनजीसी, एंड उससे पहले टाटाज और मिल्स की टीम्स थी, और इतनी कॉम्पिटिटिव लीग थी, तो वो क्वालिटी ड्रॉप हो गई। लेकिन फुटबॉल तो हो रहा है और वो भी मैनेज कर रहे हैं एक ग्राउंड में, ग्राउंड की कंडीशन भी देख लो तो हॉरिबल है, स्टैंड है नहीं वहाँ पर, और जो कुपरेज बनाया था वहाँ पर तो एजुकेशन कोर्सेज होते हैं और वो अभी कुछ डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। सो ये सिस्टम का लकूना है। सो ये एएफएफ को सोचना चाहिए कि भाई ऐसा एक कॉलम बनाए हॉल ऑफ फेम का जहाँ पर मेंशन किया जाए प्लेयर्स के नेम एंड डिटेल्स, तो हमको भी प्राउड फील हो कि, और जो न्यू जनरेशन के हैं कोचेज और प्लेयर्स वो भी दे फील ऑल्सो प्राउड। सो एक ये करने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस तो नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो करना चाहिए और कर सकते हैं, लेकिन सब अपने फ़ायदे के हिसाब से सिस्टम चला रहे हैं, और टू बी ऑनेस्ट साइड गेटिंग ए क्रिटिसिज्म एवरीवेयर, तो क्रिटिसाइज तो हो गई भाई। सो उसमें यही है कि ये जो फुटबॉलर आ गए हैं, सो टू बी ऑनेस्ट साइड दे वर वेरी जेंटलमैन, वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग, लेकिन उनकी डिसीजन पावर है या नहीं, ये दे बड़ा क्वेश्चन मार्क राइज होता है कि वो भाई जो बोल रहे हैं वो उनका डिसीजन है या दूसरों का डिसीजन उनको दे दिया एंड देन यू हैव टू फॉलो। सो इसमें ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमको इसमें कोशिश करते रहना है। और चाहे अभी मैं आज मेरा आर्टिकल भी आया है मिड डे में, सो उसमें भी
सो उसमें भी मैंने वो रिपोर्टर से बात किया, अश्विन से, तो उनको बोला कि भाई यहाँ पेप तो गोरदेला ले आओ, जोस मैरिनी को ले आओ, टॉप कोच को ले आओ, परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सिस्टम नहीं है। आई फील ब्लेस्ड, मेरा जो कोचिंग हायर एजुकेशन है वो डच कोचेज अंडर हुआ, कि जब मैं फीफा कोर्स के लिए गया तो वहाँ पीट हम्बर्ग थे। सो उनसे बहुत सीखने को मिला कि भाई यू हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू लाइफ ऑफ प्रिंसिपल्स, कि रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, एंड उस बेस पे ही तुम्हारी बाकी की फ़िलासफ़ी डिसाइड होती है। और वो बहुत सीखने को मिला। उसके बाद आई फील व्हेन आई डिड प्रो लाइसेंस अगेन, डच इंस्ट्रक्टर थे विम कोवरमैन सर एंड रॉब बान सर, उनसे भी बहुत सीखने का लगा, फुटबॉल टैक्टिकल मैनेजमेंट एंड ऑल। एंड देन कंडीशनिंग में रेमंड सर थे, उनका बुलाया था एएफएफ ने, तो उन्होंने कोर्स किया। तो हमारा जो पीरियडाइजेशन है मैं आज भी वही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मेरे को वही इतना अच्छा रिजल्ट देता है शॉर्ट टर्म में। मैंने 9 से 10 टीमों को रेलिगेशन से बचाया वेरी शॉर्ट टर्म में। इसलिए आई वॉज फीलिंग कॉन्फिडेंट कि भाई मैं भी अप्लाई करना चाहिए। जब मैं शॉर्ट टर्म में परफॉर्म कर सकता हूँ क्लब्स टीम्स के साथ, उनको रेलिगेशन से बचा सकता हूँ, सो मैं नेशनल टीम के साथ भी ये कर सकता हूँ। और वो मैंने कोशिश की वोमेंस टीम जब इन्होंने दी 10 साल के बाद, बट वो रिज़ल्ट वहाँ पर सिचुएशन अलग थी और वो नहीं मिला रिज़ल्ट। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बुरा कोच हो गया या मेरे को नॉलेज नहीं है। सो कोचिंग इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड नॉलेज। So patience, and it will take time to implement, and sometime you will get early result and sometime you will get late result, which has happened with the other coaches, जैसे अभी खालिद के मैं बता रहा हूँ। सो हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोचना चाहिए और डिसाइड करना चाहिए। तो अभी इसका जावी का तो एक अलग ही केस है। सो बट इट्स रियली प्राउड मोमेंट फॉर इंडियंस कि ऐसे कोचेज़ ने सोचा तो सही कि चलो यार हम आके, वो भी टॉप लेवल वर्ल्ड लेवल का कोच है। एंड मनी तो अभी अब जैसे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अभी हमारे सामने चीज़ें होती हैं पर हमको एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। सो $1 मिलियन और इसमें तो चलता है यूरोप, पर वो इग्नोर, पर जब हमारे ऊपर बात आती है तब हमको समझता है भाई उसकी डिमांड्स क्या है और एक्चुअल सिचुएशन क्या है। सो वी कैन अफोर्ड और नॉट। सो हमारी यही है 5, 10, 15, 20 हज़ार डॉलर की, और वो मिलियंस डॉलर में रहते हैं तो क्यों आएंगे भाई। और दे टेक केयर ऑफ देयर प्लेयर्स। अभी रोनाल्डो ने भी इतना बिग कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो भाई वो कुछ सोच समझ के तो उसको दे रहे हैं। एंड देन वो खाली कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद उसको दे हैव टू हैंडल हिज टेंत्रा आल्सो, एंड देन बिकॉज वो मूडी प्लेयर है, एंड देन दे टेक केयर एंड ही हैज़ टू परफॉर्म। दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कोचिंग। सो होप आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी है एंड यू आर गेटिंग अवेयरनेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। एंड रब बंदे दी जाती कोनी, जिवें कपड़े दी जात है, कपड़े दे विच कपड़े दे लुक आगे, किते बिच बंदे दे तू आपे बोले बुलावे आप करे। तू माने या ना, एक बार पद्मश्री उस्ताद प्यारेलाल वडाली साहब के लिए जोरदार ताली लगा दें। ओरिजिनली ये वडाली ब्रदर्स का गाया हुआ है, यानी कि पापा जी और चाचा जी का। पहले आपके लिए तू माने या ना माने दिलदार। ये लाइन मेरे साथ कहेंगे सब लोग। तू माने या ना माने दिलदार, असां ते तैनू रब। आवाज कम आई। असां ते तैनू
असां ते तैनू दस होर केड़ा रब दा दुबारा है दस होर केड़ा रब दा दुबारा असां ते तैनू और केड़ा रब ना दुबारा असां ते तैनू तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मनिया माने दिलदारा असां ते तैनू रब मनिया रब मनिया रब मनिया असां ते तैनू रब मनिया दस होर केड़ा रब दा दुबारा दस होर केड़ा रब दा दुबारा दस होर केड़ा रब दा दुबारा असां ते तैनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तैनू रब मनिया तुझ बिन जीना भी क्या जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तुझ बिन जीना भी क्या तुझ बिन जीना क्या जीना 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 तुझ बिन जीना किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के कान में हीरा हमें हीरों से मतलब क्या हमें हीरों से मतलब क्या हमें हीरों से मतलब क्या मेरा तो यार है हीरा तुझ बिन जीना क्या जीना 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 तुझ बिन जीना जमाले यार से बढ़कर कोई जमाल नहीं जमाले यार से बढ़कर कोई जमाल नहीं जमाले यार से बढ़कर कोई जमाल नहीं वो ऐसी मिसाल है जिसकी कोई मिसाल नहीं वो ऐसी मिसाल है जिसकी कोई मिसाल नहीं कसम खुदा की खुदा भी साफ कहता है क्या कहता है मेरा जवाब तू है तेरा जवाब नहीं ये कुछ बिन जीना क्या जीना 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 कुछ बिन जीना आप तो हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं 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 आपके चाहने वाले दिल में आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना यार से बगैर की जीना है क्यों एक जगह बजुर्ग मेरे कोल बैठा ते कुड़ियां ने फोटो खिचाइया बड़ियां ते कहलियां बाबू जी तुसी भी खिचा लो ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਖਿਚਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ बुढ़िया कैसी गल की मैनू गल याद कराई आप तो करी हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं अरे हम तो अपने दिल में तेरी तस्वीर लिए बैठे।
बिन जीदा क्या जीना तुझ बिन जीदा क्या जीना